हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपके यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट से। तो आज हम करने वाले हैं हमारा इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3। इसके 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो जाकर देख सकते हो। ठीक है। अब देर नहीं करते हैं, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following industry law is mostly directly associated with the principle of social justice by protecting the right of worker during layoff and retrenchment? तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो, इसमें ये पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल लॉ के देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कौन सा लेबर लॉ है जो वर्कर को ले ऑफ और रिट्रेसमेंट के टाइम प्रोटेक्शन देता है और सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल भी फॉलो करता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब मैं आपको इसके आंसर्स बताती हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसमें ना दो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड दिए गए हैं। एक तो दिया गया है सोशल जस्टिस और एक दिया गया है ले ऑफ और रिट्रेसमेंट। तो अब याद रखो, ले ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेसमेंट, ले ऑफ, रिट्रेसमेंट और क्लोजर, ये तीनों एक ही एक्ट में और डिटेल में आते हैं। ठीक है। और वो कौन सा एक्ट है, वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब देखो, ले ऑफ का मीनिंग, ले ऑफ एग्जाम में आपको क्या याद रखना है, ले ऑफ प्लस रिट्रेसमेंट किस में आते हैं, वो आते हैं आईडी एक्ट में। ठीक है, आईडी एक्ट में आते हैं। अब दूसरा देखते हैं। ये देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, वो ले ऑफ और रिट्रेसमेंट से रिलेटेड है और यहाँ पर यही पूछा गया है। और यहाँ पे देखो, ये पेमेंट ऑफ बोनस, इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि पेमेंट ऑफ बोनस कैसा है, प्रॉफिट शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग एक्ट है। ठीक है, वो प्रॉफिट को शेयर करता है। और ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, बोनस में प्रॉफिट। और फैक्ट्री एक्ट में क्या होता है, फैक्ट्री एक्ट में सेफ्टी और वर्किंग आवर्स देखे जाते हैं। तो इस ऐसे एलिमिनेट करके भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है तो बियर कर लेना आप। एज पर सेक्शन 3 ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, what is the duty of appropriate government in relation to the employed specified in part 1 और part 2 of the schedule। देखो, ये कह रहा है कि मिनिमम वेज सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है जो एम्प्लॉयमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 के शेड्यूल से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन बेस है। ठीक है, सेक्शन 3 का एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है उसका, उसमें ये कहा जाता है सेक्शन 3 में, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम वेजेस, फिक्स द मिनिमम वेजेस। ठीक है। और देखो, गवर्नमेंट का काम क्या होता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में क्या काम होता है, उनका काम होता है सिर्फ वेज को फिक्स करना है। ठीक है, वेज को फिक्स करेगी बस। ठीक है, ना तो वो वेज को सस्पेंड कर सकती, ठीक है, ना वेज को मिनिमम कर सकती, ना वेज को मैक्सिमम कर सकती, ना इक्वलिटी, और ना ही कोई सोशल इक्वलिटी थ्योरी दिखाती है। वो सिर्फ क्या करती है, वो सिर्फ फिक्स कर देती है वेज को। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर क्लियर होगा। तो फिक्स द मिनिमम वेज ऑफ पेबल टू एम्प्लॉय। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एज पर द प्रोविजन ऑफ ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, हाउ शुड द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट बी कंप्लीटेड। देखो, ESI एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। ठीक है, ESI एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। इसमें रजिस्ट्रेशन के अपने कुछ प्रोसीजर भी होते हैं, तो वो कैसे पूरे किए जाते हैं, ये ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है।
अंडरगोइंग या फाइनेंशियल ऑडिट, क्या उसके लिए कोई फाइनेंशियल ऑडिट होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ट्रेड यूनियन का कोई अप्रूवल लेना होता है? नहीं। रिटर्न एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है? ठीक है, ओनली लिखा है कि खाली ओनली, तो ओनली से तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। तो बाय फॉलोइंग द रेगुलेशन स्पेसिफाइड, इसमें ये कहा गया है कि जो भी उनके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं ईएसआई में रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ द आईएलओ? आईएलओ की कंपोजिशन पूछ रहा है। आईएलओ की कंपोजिशन क्या है? तो देखो, आईएलओ एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि ये किस पर बेस है? ये है ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है इसमें। ठीक है, ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया आईएलओ। और इसमें मतलब कौन कौन होते हैं? तीन तरह के, त्रिपक्षीय, हिंदी में बोलते हैं त्रिपक्षीय, तीन तरह के लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये तीनों ही तीनों मिलके फॉलो करती हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि कंपोजिशन बताना है आपको। तो इसमें कंपोजिशन कितना होता है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसका कंपोजिशन जो होता है उसमें 56 मेंबर होते हैं। 28 गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, 14 एम्प्लॉयर की तरफ से, 14 वर्कर की तरफ से। ठीक है, एंड 66 डिप्टी मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें 28 गवर्नमेंट की तरफ से, 19 एम्प्लॉयर की तरफ से और 10 वर्कर की तरफ से। तो ये इसका आंसर है, ये आपको याद करना पड़ेगा इनका नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। बाकी आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5, द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बाय विच द प्रोसेस आउटपुट एंड सर्विस कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ क्लियरली स्टेटेड एक्सपेक्टेड अकम्पलिशमेंट एंड ऑब्जेक्टिव इज नोन टू। अब ये पूछ रहा है कि देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना हमें तीन वर्ड्स क्लियर पता होनी चाहिए। सबसे पहला तो प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और सर्विस क्या होता है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस आपका होता है कि काम कैसे हो रहा है। आउटपुट, काम का रिजल्ट क्या है। आउटकम, कि फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ। अब ये पूछ रहा है कि मैनेजमेंट में जो तीन स्ट्रेटेजी आती हैं, प्रोसेस, आउटपुट और सर्विस, ठीक है, आती है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, RBM। ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो, एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। इसमें गवर्नमेंट ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं। मान लो लेबर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम करना है। ठीक है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कम ही करना है, बिल्कुल। तो उसका प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस में क्या होगा? प्रोसेस में उसका इंस्पेक्शन होगा, पहले इंस्पेक्शन होगा, कंसिलेशन मीटिंग होगी। ठीक है, आउटपुट क्या होगा? आउटपुट में उसकी रिपोर्ट्स बनेंगी। ठीक है, कि क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है, सेटलमेंट साइन होंगे ये आउटपुट में। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होगा? कि डिस्प्यूट कम हुआ या नहीं हुआ, डिस्प्यूट कम हुआ या नहीं हुआ, या इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन है या नहीं है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि प्रोसेस, आउटपुट और सर्विस क्या है। तो इसका उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो मोटिवेशन मिलता है और फिर लगता है कि हाँ, और वीडियोस हम लेके आए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक पेड कोर्स चल रहा है DSSS इंस्पेक्टिंग का। ठीक है, 699 में। अगर अभी जैसे आज 2 फरवरी है, ठीक है, 2 फरवरी है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी MCQ की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और केस लो की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम लिंक ढूंढना चाहो तो आप लिख सकते हो स्टडी एंड बिना स्पेस लर्न पॉइंट, और इसी तरह से लिखना है बिना स्पेस के। ठीक है, एंड का ए छोटा, बाकी एस स्टडी लर्न, और पॉइंट का ये कैपिटल में आएगा। तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सबसे पहले ना आपको ये समझना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिंग ईपीएफओ का मतलब क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिंग ईपीएफओ का मतलब क्या है, ये ना एडमिनिस्ट्रेटिंग द ईपीएफओ। सबसे पहले तो इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि ईपीएफ का ओवरऑल कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल क्या है, उसका ओवरऑल कंट्रोल है पॉलिसी बनाना, पॉलिसी बनाना, ठीक है, और फंड का मैनेजमेंट करना, फंड का मैनेजमेंट करना, कंट्रीब्यूशन का प्रॉपर यूज करना, ठीक है, और रूल्स को इम्प्लीमेंट करना, रूल्स को इम्प्लीमेंट करना। तो यानी ईपीएफओ का बॉस कौन है। अब देखो एक्ट के स्ट्रक्चर को समझो। अब देखो ईपीएफ एक्ट में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है जो ईपीएफ को चलाता है। इसमें यही पूछा गया है कि ईपीएफ को कौन चलाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेटिंग ईपीएफ का मीनिंग क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है आपका सेंट्रल बोर्ड, जो कि किस सेक्शन में आता है, अंडर सेक्शन 5A, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक सेकंड में स्क्रीन बड़ा कर लूं। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्शन ऑफ द माइन Act are not applicable to person holding position of supervision, management or employment in confidential capacity according to section 37। देखो ये बोल रहा है कि माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग कौन कौन से सेक्शन उन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होते जो कि सुपरविजन में हो, ठीक है, मैनेजमेंट पोजीशन में हो, या फिर कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी में काम करते हो। तो देखो सेक्शन 37 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सेक्शन 37 का बेसिक आइडिया क्या है, जो लोग मैनेजरियल सुपरविजन या कुछ ऐसे वर्क होते हैं, वर्किंग आवर रिलेटेड, उन पे अप्लाई नहीं होता। मतलब उनके लिए नॉर्मल वर्किंग आवर, ओवर टाइम, रेस्ट इंटरवल जैसे रूल एप्लीकेबल नहीं होते। तो इसका आंसर है सेक्शन 28, 30, 31, 34, 35 का, 36 का 5। अब देखो सेक्शन 35 क्या है, सेक्शन 28 क्या है, वीकली आवर्स। मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ क्वेश्चन। सेक्शन 30 क्या है, डेली आवर्स, ठीक है। सेक्शन 31 क्या है, इंटरवल, ठीक है, इंटरवल, रेस्ट इंटरवल। और सेक्शन 34 क्या है, ओवर टाइम, तो ओवर टाइम। सेक्शन 36 का 5 क्या कहता है, एक्स्ट्रा आवर्स और स्पेशल प्रोविजन। तो ये सेक्शन किन पर एप्लीकेबल नहीं होते, ये सेक्शन सुपरवाइजर, मैनेजरियल, कॉन्फिडेंशियल स्टाफ पर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सॉरी मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, तो थोड़ा सा लेक्चर में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे बियर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, द फंडामेंटल राइट लिस्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्टेड फोर्स लेबर इंक्लूडिंग बॉन्डेड लेबर इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल सेटिंग। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, आर्टिकल 33 है। इसमें तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अंडर विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन पीआईएल बी फाइल्ड। देखो पीआईएल का मतलब क्या होता है, पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। पीआईएल का मतलब ये होता है, और ये कहा गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल के अंडर पीआईएल फाइल की जाती है, तो वो की जाती है सेक्शन 30, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 संविधान का क्या कहलाता है, हर्ट कहलाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल कहलाता है ये, ठीक है। पीआईएल एक पीआईएल का
फाउंडेशन है, ठीक है। देखो देखो फंडामेंटल राइट का इन्फॉर्मेंस और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल डायरेक्टली बोलते हैं ना, वो होता है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। तो आप आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ए स्ट्राइक अंडर सेक्शन 2Q means a cessation of work by a body, a person employed in any industry. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2K के अकॉर्डिंग स्ट्राइक का मतलब क्या है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो स्ट्राइक का मतलब होता है इन कॉम्बिनेशन और ए कंसर्टेड रिफ्यूजल। देखो स्ट्राइक का मीनिंग क्या होता है? स्ट्राइक का मीनिंग होता है सेसेशन ऑफ ए वर्क ऑफ ए बॉडी, ये होता है। ये यानी स्ट्राइक कब मानी जाती है? जब वर्कर मिलकर काम बंद कर देते हैं तो वो स्ट्राइक मानी जाएगी, या मिलकर रिफ्यूज काम, या सब मिलकर रिफ्यूज करेगी हम काम नहीं करेंगे तो स्ट्राइक मानी जाएगी। अब देखो ऑप्शन को समझते हैं। इन कॉन्सेंट्रेटेड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब है स्ट्राइक से उल्टा, तो ये तो नहीं होगा। देखिए अंडर कॉमन ऑब्जेक्ट, देखो कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन एक्ट ये वर्डिंग यूज करता ही नहीं है। कॉमन ऑब्जेक्ट आईडी एक्ट में ये वर्ड है ही नहीं तो हट गया। कॉमन इंटेंशन, देखो ये फेज ना क्रिमिनल लॉ में ज्यादा यूज होता है, आईडी एक्ट में यूज नहीं होता। तो ये वर्ड आईडी एक्ट से कॉपी पेस्ट किया गया है। आईडी एक्ट के बेयर एक्ट उठा के देखना, वहाँ स्ट्राइक की डेफिनेशन देखना, वहाँ ये वर्ड लिखा होगा। तो देखो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अगर आपने बेयर एक्ट पढ़े हुए हैं तो आप पेपर क्लियर कर लोगे, अगर आपने बेयर एक्ट नहीं पढ़े हुए हैं तो पेपर क्लियर नहीं कर सकते हो आप, चाहे कोई कितनी भी कोई सी बुक पढ़ लो। पेपर हमेशा बेयर एक्ट से बनता है और हर वीडियो में मैं यही बात बताती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपको बेयर एक्ट पढ़ने नहीं आते या दिक्कत है, आप नहीं पढ़ पाते, कुछ स्टूडेंट होते हैं नहीं पढ़ पाते। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी नहीं आते थे। और अगर आप अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहते हो, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो 699 का, ठीक है। और पेपर में कम टाइम है, तो अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए, वहाँ डेली के 2 मॉक टेस्ट करवा रही हूँ मैं, ठीक है, जिसमें मॉर्निंग में आपको PDF फाइल दी जाती है और इवनिंग में आंसर दिए जाते हैं। और बीच बीच में कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैं आपको, वॉइस नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट्स शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका एग्जाम एज सुन एज पॉसिबल क्लियर हो जाए। तो अगर आपको, वैसे आप इन वीडियो को देख के भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हम फ्री कोर्स से कर सकते हैं तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन और बेटर हो जाए कंपटीशन के अकॉर्डिंग, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर सेक्शन 29 ऑफ माइन एक्ट कंपनसेटरी रेस्ट ऑफ गिवन। देखो कंपनसेटरी, ये देखो माइन एक्ट में एक सेक्शन होता है सेक्शन 29, उसमें ना कंपनसेटरी रेस्ट दिया जाता है। देखो कंपनसेटरी रेस्ट कब दिया जाता है? उसी मंथ में ही दिया जाएगा या उस मंथ के बाद 2 मंथ के अंदर अंदर दिया जाता है, तो इसका आंसर है ये वाला, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आज क्वेश्चन नंबर 11 तक रहते हैं, क्योंकि मेरे को कोल्ड हो रहा है तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसका वीडियो क्वेश्चन नंबर 12 का 12 टू 20, क्वेश्चन नंबर 12 टू 20 डिसिप्लिन 3 का और डिसिप्लिन 4 कल कंफर्म आपको इवनिंग 5 बजे तक मिल जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बाकी आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोल्ड की वजह से मैं बंद कर रही हूँ, नहीं तो मैं पूरा करवा देती। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू।